Assalamu alaikum dear friends. This is Benjamin Johan and I am a biology teacher. I am teaching at Mehran Coaching Academy of Science and English Language Center. तो डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड्स। और क्या आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड्स की लोकेशन कहाँ पर होती है और थायराइड ग्लैंड के अंदर किस तरह से थायराइड हार्मोन बनते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं पहले टॉपिक की जानिब, जो है हमारा थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारे नेक के बिल्कुल बेस पर पाया जाएगा। हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये लेरिंक्स के नीचे होता है और ट्रेकिया के बिल्कुल, अगर ये ट्रेकिया तो ट्रेकिया के बिल्कुल ऐसे सामने ये ग्लैंड पाया जाएगा। लेरिंक्स के नीचे और ट्रेकिया के बिल्कुल सामने ये ग्लैंड पाया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये बटरफ्लाई शेप होते हैं। इनके दो लोब्स होते हैं, एक यहाँ पर ये लोब आपको नज़र आ रहा होगा, दूसरा यहाँ पर ये लोब आपको नज़र आ रहा है। दिस इज अ बटरफ्लाई शेप। और ये जो दोनों लोब होते हैं, इनके दोनों लोब्स वो कनेक्टेड होते हैं एक स्ट्रक्चर से जिसको हम इस्मस कहते हैं। इस्मस, टीएच साइलेंट है। अब इन ग्लैंड्स का जो है फंक्शन क्या है, तो डेफिनेटली इन ग्लैंड्स का फंक्शन है वो हार्मोन्स बनाएंगे। अब ये जो हार्मोन्स बनाएंगे वो दो किस्म के हार्मोन होंगे, या वो बनाएंगे T3 T4 हार्मोन्स, या फिर वो बनाएंगे कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो इस ग्लैंड के अगर स्ट्रक्चर को मजीद देखें तो इस ग्लैंड्स के अंदर यहाँ पर हमें ये जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इनका नाम है फॉलिकल्स। और यहाँ पर जो आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। ये एक फॉलिकल को मैंने यहाँ बड़ा ड्रॉ करके दिखाया है आपको, और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है उसको मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है। और इस तरह से यहाँ पर जो ये आपको डार्क कलर से जो सेल नज़र आ रहे हैं, तो उनको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, जिनका नाम पैराफोलिकुलर सेल्स है, जो कि कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाएंगे। तो अभी हम ये देखेंगे कि सेल के अंदर किस तरह से T3 T4 हार्मोन की फॉर्मेशन होगी और किस तरह से ये हार्मोन्स जो है वो स्टोर होंगे और कैसे फिर वो रिलीज होंगे ब्लड के अंदर। यस डियर फ्रेंड्स, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, जिसका टाइटल है फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन और T3 और T4 हार्मोन। जैसे कि हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड्स है वो बेस ऑफ द नेक होता है, यानी कि लेरिंक्स के नीचे और ट्रेकिया के बिल्कुल सामने। और अगर हम थायराइड ग्लैंड के एनाटॉमी को देखें तो थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। उनमें से एक फॉलिकल को मैंने यहाँ ड्रा किया है, और ये फॉलिकल बना हुआ है फॉलिकुलर सेल्स का, और ये बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स नज़र आ रहे हैं, और इनके अंदर कोलाइड पड़ा हुआ है। हम कोलाइड कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये। बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल जब इस कैविटी के अंदर जमा हो जाएंगे तो उसको हम कोलाइड कहेंगे। तो ये जो कोलाइड है, और यहाँ पर ये आपको जो सेल नज़र आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स, और उसके साइड में ये ब्लड वेसल्स पड़ी हुई है। और ऐसे बहुत सारे जो है फॉलिक्यूल्स हमारे थायराइड ग्लैंड्स के अंदर होंगे। यहाँ पर समझने के लिहाज से मैंने एक ड्रॉ किया है। अब इनमें से ये जो एक जो सेल है, अगर हम इसको निकालें और इस सेल को निकाल कर अगर मैं बड़ा करके ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें सेल नज़र आ रहा है, जिसको हम फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। ये फॉलिकल जो बना हुआ है फॉलिकुलर सेल्स का बना हुआ है। इसके अंदर आपको यहाँ पर ये जो कोलाइड नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो आपको व्हाइट सा नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कोलाइड। तो इसके साइड में यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही है, तो यहाँ पर मैंने ब्लड वेसल्स बनाई है। हमें यह देखना है सबसे पहले कि फॉर्मेशन ऑफ T3 और T4 किस तरह से होगी। फिर हम ये देखेंगे कि इनका स्टोरेज जो है वो किस फॉर्म में होता है। फिर हम ये देखेंगे जो T3 और T4 हार्मोन बने हैं वो किस तरह से ब्लड में आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम ये पढ़ेंगे कि T3 और T4 हार्मोन्स की जो है वो फॉर्मेशन किस तरह से होगी। तो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि T3 और T4 कैसे बनते हैं, इससे पहले हमें यह देखना होगा कि T3 और T4 हार्मोन बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल हमें चाहिए। तो याद रखना, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है T3 और T4 हार्मोन बनने के लिए। एक हमारे पास होना चाहिए आयोडीन मॉलिक्यूल्स, दूसरे हमारे पास होने चाहिए टायरोसिन मॉलिक्यूल। टायरोसिन एक अमीनो एसिड्स है, और अमीनो एसिड्स हमें पता है वो प्रोटीन्स में होते हैं। हमारे पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे, और उनके अंदर बहुत सारे टायरोसिन के रेजिड्यू यानी कि अमीनो एसिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो दो चीज़ें, नंबर 1 आयोडीन और नंबर 2 टायरोसिन। अब ये जो आयोडीन और टायरोसिन जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ही हमारे पास T3 और T4 हार्मोन बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो रेड कलर से नजर आ रहा है इसका नाम है टायरोसिन मॉलिक्यूल, और इसके साथ अगर एक आयोडीन अटैच होगा तो उसका नाम होगा मोनो आयोडोटायरोसिन, इसको हम MIT भी कहते हैं। दूसरा जो है, अगर हमारे पास एक टायरोसिन का रेजिड्यू है जो आपको ये रेड कलर का नजर आ रहा है, इसके साथ अगर दो आयोडीन के हमारे पास मॉलिक्यूल्स अटैच हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे डाई आयोडोटायरोसिन यानी कि DIT। और अगर हमारे पास एक मोनो आयोडोटायरोसिन हो और एक हमारे पास डाई आयोडोटायरोसिन हो, और अगर ये दोनों मिल जाए तो ये फिर एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम कहेंगे ट्राई आयोडोटायरोसिन, और इसी का नाम हमारे पास T3 है। तो T3 बनने के लिए हमारे पास दो टायरोसिन के मॉलिक्यूल हो, तीन हमारे पास क्या हो, वो हो हमारे पास आयोडीन मॉलिक्यूल्स। इस तरह से अगर हमारे पास दो टायरोसिन के मॉलिक्यूल हैं और चार अगर आयोडीन के हमारे पास मॉलिक्यूल हैं और वो मिल जाएं तो टेट्रा आयोडोटायरोसिन यानी कि T4 हार्मोन बनेगा। तो ये T3 और T4 हार्मोन बनने के लिए हमारे पास दो चीज़ें अहम हैं, एक हमारे पास हो आयोडीन मॉलिक्यूल्स, दूसरे हमारे पास होंगे टायरोसिन। आयोडीन कहाँ से आएगा और टायरोसिन कहाँ से आएगा, ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आयोडीन जो है या आयोडाइड जो है वो कहाँ से आएगा। इसका हमारे जिस्म में आना उसका जो मेन रीज़न है वो है डाइट। जब हम डाइट लेंगे, जब हम खाना खाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आयोडाइड पड़े हुए हैं या आयोडीन पड़ा हुआ है तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल कर वो हमारे ब्लड के अंदर आएंगे। तो ब्लड के अंदर जो आयोडाइड आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलकर आयोडाइड हमारे ब्लड में आ रहे हैं। यानी कि आयोडाइड का जो सोर्स है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास न्यूट्रिएंट, या वो हमारे पास कोई ना कोई फूड वगैरह है, कोई साल्ट भी हो सकता है। अब जब ये आयोडाइड हमारे ब्लड में आ गया तो ब्लड पूरे जिस्म में ट्रेवल करता है, तो ब्लड जब पूरे जिस्म में ट्रेवल करेगा तो वो थायराइड ग्लैंड के पास भी ब्लड जाएगा। हमें पता है ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके पास भी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो थायराइड ग्लैंड के पास जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से आयोडाइड निकल कर सेल के अंदर जाएगा। याद रखना सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जब सेल के अंदर जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है यानी कि इसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर भी आयोडाइड है और उनके ऊपर चार्ज जो है वो कौन सा है, वो भी नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कंसंट्रेशन नेगेटिव आयंस की कम है। तो नेगेटिव आयंस अगर कम से ज़्यादा की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो मूव करेंगे, तो ऐसे किस्म की ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। क्या होगा कि ये आयोडाइड मॉलिक्यूल इस चैनल के जरिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से कहाँ जाएंगे, वो सेल के अंदर जाएंगे। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो सेल है हमारे पास इनका नाम है फॉलिकुलर सेल्स। तो सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है हमारे पास आयोडाइड वो ब्लड से निकलकर सेल में आ चुका है। तो वो ब्लड में कैसे आया, वो हमने डाइट से आयोडाइड अपटेक किए थे। दूसरा हमारे पास जो रॉ मटेरियल है मैंने आपको बताया वो है टायरोसिन। तो टायरोसिन हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से आएगा, ये जो सेल होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, इनके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उनके पास जीन जो है वो जीन की जब एक्सप्रेशन होगी यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगी तो पहले बनेगा mRNA, और यही मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म में जाएगा उसकी ट्रांसलेशन होगी तो वहां से बनेगा एक प्रोटीन। तो हमारे पास एक प्रोटीन बनेगा, और जो प्रोटीन हमारे पास जो बनेगा उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड लगे होंगे। उनमें से कुछ अमीनो एसिड्स हमारे पास जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से शो किए हैं वो अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन। ये तो दोनों रॉ मटेरियल हमारे सेल में भी आ चुके हैं। अच्छा, फिर क्या होगा कि सेल के अंदर हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करेगा, ये जो प्रोटीन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन जाएगा तो उस प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जो प्रोटीन बना हुआ है इसकी ग्लाइकोसाइलेशन होगी। अब ये जो ग्लाइकोसाइलेशन के बाद यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन बना, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इस ग्लाइकोप्रोटीन को मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा। पैक करने के बाद एक्सोसाइटोसिस के जरिए वो कोलाइड के अंदर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन को ट्रांसफर कर देगा। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो कोलाइड के पास जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम थायराइड ग्लोबुलिन भी कहते हैं। तो थायराइड ग्लोबुलिन बहुत सारे कहाँ पर पड़े हुए हैं, ये कोलाइड में पड़े हुए हैं। तो ये जो डिफरेंट सेल है, ये फॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकुलर सेल, ये सारे जो फॉलिकुलर सेल है ये कॉन्स्टेंटली क्या बनाएंगे, ये थायरोग्लोबुलिन बनाएंगे, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाकर कोलाइड में ये स्टोर करेंगे। कोलाइड असल में नाम ही ग्लाइकोप्रोटीन्स का है, जो बहुत सारे थायरोग्लोबुलिन यहाँ पर स्टोर है, इन्हीं को ही हम कोलाइड कहते हैं असल में। तो यहाँ पर थायरोग्लोबुलिन पड़ा हुआ है। थायरोग्लोबुलिन कोलाइड के अंदर पड़ा हुआ है। इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके हम दोबारा आयोडाइड की जो कहानी है वो शुरू करते हैं। तो आयोडाइड के बारे में हमने ये देखा कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलकर आयोडाइड ब्लड में आए। ब्लड के बाद वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आयोडाइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आए। तो ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो आयोडाइड पड़े हुए हैं, यहाँ से तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आए थे, और ये जो आयोडाइड बने यहाँ पर बनाए, ये आयोडाइड यहाँ से निकलकर सेल से निकलकर कोलाइड में जाएंगे। जब सेल से निकलकर कोलाइड में जाएंगे तो वो किस तरह से जाएंगे ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेल जो है इसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो बनी हुई है फास्फोलिपिड और प्रोटीन की। और फास्फोलिपिड से जो है वो चार्ज मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इनके अंदर जो चार्ज है आयोडाइड के ऊपर, वो चार्ज रिमूव होना चाहिए। जब तक आयोडाइड के ऊपर चार्ज रिमूव नहीं होगा तब तक ये आयोडाइड कोलाइड के पास नहीं जा सकता। तो सबसे पहले क्या होगा कि इनकी चार्ज जो है वो ख़त्म होगी। चार्ज ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है थायराइड परऑक्सीडेज। थायराइड परऑक्सीडेज क्या करेगा, ये आयोडाइड की ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको लॉस कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो जब इनकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि इनका जो चार्ज है वो रिमूव होगा, तो उसको हम ऑक्सीडेशन का नाम दे सकते हैं। जब आयोडाइड का जो चार्ज खत्म होगा, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि आयोडाइड एक ये आयोडाइड है और एक ये दूसरा आयोडाइड है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब वो रिमूव होकर दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे तो उनको हम आयोडीन का नाम देंगे। तो अब हमारे पास ये एक आयोडीन का मॉलिक्यूल तैयार है। तो ये आयोडीन को यहाँ पर तो I2 लिखा है मैंने, पर समझने के लिहाज से मैं इसको सिर्फ I का नाम दे रहा हूँ। I का अगर मैं यहाँ पर I लिखूँ तो समझ जाना कि वो I2 है। तो अभी हमने आयोडाइड को सेल से निकालकर कोलाइड के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। और ये काम किसका था, ये काम था एक एंजाइम का, कि वो आयोडाइड को आयोडीन में तब्दील करे। तो उनमें से जो एंजाइम है उसका नाम, ये जो एंजाइम है इसका नाम थायराइड परऑक्सीडेज है। तो थायराइड परऑक्सीडेज के और भी काम है, मगर उनमें से पहला काम जो है वो मैंने बताया यहाँ पर, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आयोडीनेशन होती है। आयोडीनेशन कहते हैं जब टायरोसिन के ऊपर आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच हो। तो आयोडीनेशन किस तरह से होगी अब वो देखेंगे। ये आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये टायरोसिन के रेजिड्यू के साथ अटैच हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। तो इसके लिए कोई ना कोई एंजाइम का होना ज़रूरी है। तो दूसरा जो काम है थायराइड परऑक्सीडेज का, वो ये है कि आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, यानी कि यही एंजाइम आयोडीन मॉलिक्यूल को अटैच करवाएगा टायरोसिन के साथ। जब आयोडीन मॉलिक्यूल टायरोसिन के साथ अटैच हो जाए, एक आयोडीन एक टायरोसिन के साथ अटैच होगा तो उसका नाम होगा मोनो आयोडो टायरोसिन, यानी कि MIT। अगर हमारे पास एक टायरोसिन का रेजिड्यू है और उसके ऊपर दो आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो उसका नाम होगा डाई आयोडो टायरोसिन। याद रखना, ये यहाँ पर मैंने सिंगल I लिखा है मगर ये I2 के फॉर्म में होगा। अगर एक टायरोसिन एक आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो तो उसको हम मोनो आयोडो टायरोसिन कहेंगे। अगर एक टायरोसिन के साथ दो आयोडीन के मॉलिक्यूल अटैच हो तो उसको हम डाई आयोडो टायरोसिन कहेंगे। अगर यूं हो कि हमारे पास एक मोनो आयोडो टायरोसिन है और एक डाई आयोडो टायरोसिन है और दोनों आपस में कपल बन जाएं, फ्यूज हो जाएं, कपलिंग रिएक्शन हो,
तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई आयोडो टायरोसिन, क्योंकि एक हमारे पास 1 मोनो आयोडो टायरोसिन है और एक हमारे पास डाई आयोडो टायरोसिन है। तो एक यहाँ पर आयोडीन है, 2 यहाँ पर आयोडीन है, तो टोटल हमारे पास 3 किस्म के आयोडीन होंगे और 2 टायरोसिन होंगे और दोनों के दोनों आपस में फ्यूज होंगे, कपल बनाएंगे। तो उसको हम कपलिंग ऑफ T1 एंड T2 भी कह सकते हैं। तो जब कपलिंग ऑफ T1 एंड T2 हो तो हमारे पास बनेगा ट्राई आयोडो टायरोसिन। तो ये कपल करने के लिए भी जो रिएक्शन हमारे पास होगा उसको भी कोई ना कोई एंजाइम एग्जीक्यूट करेगा। तो वहां पर जो एंजाइम है वो भी थायराइड पर ऑक्सीडेज है। तो थायराइड पर ऑक्सीडेज के 3 काम हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 1 काम जो है थायराइड पर ऑक्सीडेज का, वो क्या है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, आयोडाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म करना। नंबर 2 सेकंड काम जो इसका है वो है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, यानी कि ये जो आयोडाइड, ये जो आयोडीन है ये टायरोसिन के साथ अटैच करवाना। जब आयोडीन टायरोसिन के साथ अटैच होगा तो उसको हम करेंगे आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। थर्ड जो काम है थायराइड पर ऑक्सीडेज का वो है कपलिंग ऑफ T1 एंड T2। कपलिंग ऑफ T1 एंड T2 का मतलब ये होता है कि एक T1 यानी कि मोनो आयोडोटायरोसिन हो, दूसरा हमारे पास डाई आयोडोटायरोसिन हो, दोनों को अगर हम फ्यूज करवाएं, यानी कि इन दोनों को अगर हम आपस में ऐसे फ्यूज करवाएं, जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो T1 और T2 जब मिल जाएंगे तो उसको हम T3 का नाम देंगे। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक टायरोसिन है, ये दूसरा टायरोसिन है, अगर यहाँ पर ये आयोडीन 2 इसमें है और 2 आयोडीन इसके साथ अटैच हो, इस तरह से भी कपल बना सकते हैं। तो इस तरह से T4 हार्मोन वजूद में आएंगे। तो T1 और T2 जब मिलेंगे तो T3 बनेगा, T2 और T2 जब मिलेंगे तो T4 बनेगा। तो ये कपलिंग रिएक्शन करने के लिए जो एंजाइम है वो भी थायराइड पर ऑक्सीडेज है। अब यहाँ पर बहुत सारे T3 और T4 बन चुके हैं और जो मेजर एंजाइम जो काम कर रहा है यहाँ पर वो थायराइड पर ऑक्सीडेज है। और ये T3 और T4 जो स्टोरेज फॉर्म में हमारे पास पड़े हुए हैं वो है ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि थायरोग्लोबुलिन। कोई अगर हमसे ये पूछे कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ T3 एंड T4 क्या है तो हमारा जवाब होना चाहिए थायरोग्लोबुलिन। तो थायरोग्लोबुलिन के अंदर जो है वो कपलिंग रिएक्शन हुआ है और वहाँ पर T3 और T4 बहुत सारे हार्मोन बनकर यहाँ पर स्टोर है। अब ये जो कोलाइड के पास बहुत सारे थायरोग्लोबुलिन पड़े हुए हैं, अब वो दोबारा ब्लड में कैसे आएंगे ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो थायरोग्लोबुलिन कोलाइड के पास पड़े हुए हैं और ये सेल के अंदर कुछ इस तरह से आएंगे कि सेल की जो ये मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड हो जाएगी। जब ये सेल की मेम्ब्रेन अगर इस तरह से इनफोल्ड हो और उसके अंदर जो है फिर क्या होगा कि उसके अंदर ये बहुत सारे थायरोग्लोबुलिन आएंगे। उसके बाद इसकी ये जो मेम्ब्रेन है वो दोबारा इस तरह से कुछ फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज होने के बाद और ये वेसिकल बनेगा और वेसिकल्स जो है वो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, यानी कि पाइनोसाइटोसिस के जरिए, एंडोसाइटोसिस के जरिए थायरोग्लोबुलिन सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर जब ये आएगा तो इसके अंदर बहुत सारे T3, T4, T1 एंड T2 पड़े हुए हैं। तो इनको हमें क्या करना है, इनको ब्लड के अंदर ट्रांसफर करना है, मगर वो तब ट्रांसफर होंगे जब इनको हम यहाँ पर क्लीवेज करेंगे, इनको हम डाइसेक्ट करेंगे। तो वो किस तरह से होगा कि T3 अलग हो जाए, T4 अलग हो जाए। सेल के अंदर बहुत सारे लाइसोसोम्स पड़े हुए हैं। ये जो लाइसोसोम्स है वो इसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगे और उनके अंदर प्रोटीएज बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इनकी मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होकर यहाँ आएंगे इस वेसिकल के अंदर। तो वो फिर क्या करेंगे, ये जो एंजाइम है ये T3 और T4 को अलग करेंगे, यानी कि ये T3 है, ये T1 है और ये क्या है T4 है। इस तरह से T2 भी होंगे। जब T4, T3, T1 एंड T2 जब ट्रांसफर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये T1 हो या T2 हो या T3 हो या T4 हो, ये सारे के सारे लिपिड सोल्यूबल्स होते हैं। तो ये T3 हो या T4 हो, वो यहाँ से निकल कर कहाँ आएंगे, फिर सेल के पास। सेल से निकल कर फिर वो कहाँ ट्रांसफर होंगे, ब्लड के अंदर। तो याद रखना T3 और T4 जो हार्मोन है वो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल हैं, वो इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं ब्लड के अंदर, जबकि T1 और T2 जो हैं वो दोबारा रीयूज होते हैं, एंजाइम इसको तोड़कर दोबारा रिसाइकल करवाते हैं, दोबारा न्यू किस्म के हार्मोन बनाने के लिए आज। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी वक्त है कि इसको हम जल्दी से रिकेप कर लें जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ T3, T4 हार्मोन।
सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा वो था आयोडाइड ट्रैपिंग। अब ये जो आयोडाइड ट्रैपिंग है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो हमने आयोडाइड अपटेक किया था वो ब्लड में गया। अब ब्लड से जब आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाए सेल के अंदर यानी कि फॉलिकल्स के अंदर, इसको हम कहते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। तो यहाँ पर नंबर 1 है आयोडाइड ट्रैपिंग हो रही है, और यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर भी ये नंबर 1 मैंने शो किया है। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की वो है सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबिन। थायरोग्लोबुलिन जो है वो सेल के अंदर बन रहा था, और किस तरह से बन रहा था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, जिसको हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं, और ये प्रोटीन बना। और ये जो प्रोटीन बना ये गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और इसकी क्या हुई, इसकी हुई थी ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गए। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का जो दूसरा नाम है वो है थायरोग्लोबुलिन। ये जो थायरोग्लोबुलिन का जो बन रहा है उसको हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। तो दूसरा स्टेप जो है सेल के अंदर थायरोग्लोबुलिन का बन रहा था। तीसरी जो बात हमने डिस्कस की वो था ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। अब ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड है वो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जो आयोडाइड के हमारे पास सबस्टेंस पड़े हुए हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा, मॉलिक्यूल के ऊपर हो या एटम के ऊपर हो, वो चीज़ें ट्रांसफर नहीं हो सकती सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से वो चीज़ें गुजर सकती है जो नॉन पोलर हो, पोलर चीज़ें नहीं गुजर सकती। नंबर 1 टायरोसिन जो हमारे पास ये रेजिड्यू है, इनके पास ऐसे किस्म का आयोडाइड जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो कभी भी अटैच नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि आयोडीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, I2 की फॉर्म में हो। तो इसलिए इसकी जो है क्या होना ज़रूरी है, इसके लिए ऑक्सीडेशन आयोडाइड की होना ज़रूरी है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड से 2 फायदे हैं, एक तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, दूसरा अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे तो वो थायरोग्लोबुलिन के वो टायरोसिन के साथ अटैच हो सकते हैं, यानी कि टायरोसिन उन आयोडीन मॉलिक्यूल्स को लेता है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होती। चौथी बात जो हमने डिस्कस की आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, तो अभी हमने यही बात डिस्कस की कि अगर इनके पास आयोडाइड होंगे तो वो अटैच नहीं होंगे, अगर इनके पास आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे तो वो टायरोसिन के साथ अटैच होंगे। जब आयोडीन टायरोसिन के साथ अटैच हो जाए, दिस इज कॉल्ड आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन। याद रखना, जब भी आयोडीन के मॉलिक्यूल टायरोसिन के साथ अटैच होंगे तो वो उसको हम कहेंगे आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। 5th स्टेज में हमने ये देखा कपलिंग ऑफ T1 एंड T2। जब T1 एंड T2 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे T3 मॉलिक्यूल्स, और T3 जो है हमारे पास हार्मोन्स हैं। तो ये जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है वो एंडोसाइटोसिस के जरिए कोलॉइड के पास आया, और वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, एक T1 एक T2। T1 और T2 को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मोनोआयोडोटायरोसिन, और T2 का मतलब है डाइआयोडोटायरोसिन। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसको हम कपलिंग ऑफ T1 एंड T2 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 5th स्टेप था। 6th स्टेप में क्या होगा, जब हमारे पास बहुत सारे T3 और बहुत सारे T4 बन जाएंगे और वो कोलाइड में पड़े हुए हैं और ये स्टोरेज फॉर्म में है, तो वो दोबारा निकल कर कोलाइड से वो कहाँ आएंगे, वो सेल के पास आएंगे। दिस इज अवर 6th स्टेप, पाइनोसाइटोसिस एंड डाइजेशन ऑफ कोलाइड। तो पहले क्या होगा, पाइनोसाइटोसिस होगी, यानी कि ये जो कोलाइड के जो अंदर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि थायरोग्लोबुलिन पड़े हुए हैं वो सेल के अंदर आएंगे, और सेल के अंदर जब ये आएंगे तो सेल के अंदर बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम है, वो इन वेसिकल के अंदर जाकर T3 और T4 को सेपरेट करेगी। अगर T1 और T2 भी हैं तो वो दोबारा रीयूज हो जाएंगे। T3 और T4 जो हैं वो यहाँ पर सेपरेट होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस, यानी कि सेल के अंदर आना, डाइजेशन ऑफ कोलाइड, और यहाँ पर डाइजेशन ऑफ कोलाइड से मुराद T3 और T4 का जो है वो सेपरेट होना है। और 7th स्टेज में 7th स्टेप के अंदर हमने ये देखा कि सीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। अब ये जो T3 T4 बन गए हैं, अब वो ब्लड के अंदर किस तरह से जाएंगे, उनको ब्लड के अंदर जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लड के अंदर सिंपल इस तरह से जाएंगे क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं। जो भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। अब ये T3 T4 जो है वो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं, और उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है।
तो फ्रीली ट्रेवल नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल प्रोटीन के मालिक्यूल है जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि T3 T4 हार्मोन्स किस तरह से उनकी फॉर्मेशन हो रही है और वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं और वो किस तरह से सीक्रेट होकर दोबारा ब्लड में जा रहे हैं और ब्लड में जाने के बाद वो फिर क्या काम करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक you may ask in comment section. Thank you.